चलिए फिर तो अब देखिए बार मैग्नेट का जो हमने कल डायपोल मोमेंट बताया था उसको, वो कैपिटल एम बराबर क्या होता है, एम स्मॉल एम इंटू 2l होता है, स्मॉल एम इंटू 2l होता है। अब इसी के एप्लीकेशन देखिए, वो सिमिलर जो भी फील्ड होती है ड्यू टू बार मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस, वो इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी उसी तरह से रिजल्ट्स होते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि तो ये बार मैग्नेट है और इसका ये पोल स्ट्रेंथ प्लस एन है, इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस एन है, और यहाँ पर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए यहाँ पर, तो बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट्स होते हैं। इसके सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, जैसे हमने याद होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बताया था कि जो डायपोल होता है उसके सेंटर से डिस्टेंस आर रहते हैं, और ये डिस्टेंस क्या होगा, ट्वाइस एल, ये एल एल हो गया। तो वही सारे रिजल्ट्स, जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिजल्ट याद है किसी को, बच्चों को बताना जरा, वही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। वो लार्ज वाला नहीं, हाँ वो स्मॉल के लिए नहीं, लार्ज कॉमन वाला बताइए, जनरल वाला नहीं नहीं, वो तो स्मॉल के लिए डायपोल के लिए होता है। मैं वो वाला रिजल्ट पूछ रहा हूँ। केपी भाई क्या होता है, केपी भाई आर आर स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से कुछ होता है ना, पावर 3 भाई और 2 होता है ऊपर, ऊपर आर आर तो नहीं होता, चेक करो ऊपर ये होता है आर, ऊपर क्या होता है, ऊपर कुछ होता है आर होता है, शायद स्मॉल आर होता है सर, क्योंकि आर ऊपर माइनस एल स्क्वायर तो पूरा होल स्क्वायर होगा, तो होल स्क्वायर होता है, ये होल स्क्वायर, ये रिजल्ट होता है शायद, है ना। अगर आपको जिस बच्चे को ये रिजल्ट याद है एक बार कंफर्म कर लीजिए, ये रिजल्ट आएगा ट्वाइस केपीआर, और निकालना कैसे तरीका वही है, देखो इधर देखो, इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो कहाँ होगी, यहाँ बी माइनस होगी इधर, इसकी वजह से फील्ड कहाँ होगी, इधर होगी बी प्लस होगी। अगर ये फील्ड बी माइनस नेगेटिव पोल की वजह से, और ये वाली फील्ड उधर बी प्लस, तो नेट फील्ड कहाँ होगी, नेट फील्ड इधर ही होगी क्योंकि बी माइनस ज्यादा होगा। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी होगी माइनस टू प्लस, यानी हमेशा याद रखना है कि जो एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होती है वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में होता है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है, एक्सियल पॉइंट याद करो। तो ये देखो इधर डायपोल मोमेंट है और ये है, इसी की डायरेक्शन में फील्ड होती है। तो रिजल्ट कंफर्म किया आपने, यही था ट्वाइस केपी, यही होता है, यही होता है, हमें पता है यही होता है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, जब एल को एग्जैक्ट तो आर क्यों आता है, तो आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो लिख सकते हैं कि ट्वाइस के की जगह रख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा कैपिटल एम क्या है इसका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू आर अपॉन कितना है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की का होल स्क्वायर, चेक करिए, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 3 की पावर 2, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी। बोलिए सिमिलर रिजल्ट है नहीं है, बताइए बोलिए। अब अगर इसी में अगर ये डायपोल स्मॉल हो जाता है और स्मॉल डायपोल स्मॉल मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आर ग्रेटर देन एल हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा कितना, म्यू नॉट ट्वाइस एम अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम अपॉन आर क्यों आएगा, चेक कर लीजिए। तो ये वाला रिजल्ट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा, K2P अपॉन RQ, वही रिजल्ट बन गया। तो कितना सिमिलरिटी है कि नहीं, बताइए। क्लियर है? तो ऐसी इक्वेटोरियल का भी रिजल्ट देख लेते हैं। अरे ठीक है, yes, और जो एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होती है वो अलोंग द डायपोल मोमेंट होती है। रिजल्ट आपका जनरल वाला ये है, ये ठीक है, इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब नेक्स्ट नोट कर लीजिए,
नोट कर लीजिए। सेंटर कैसा है? नहीं अच्छे है। Put जल्दी करिए। इसलिए मैंने ये रिजल्ट इसके साथ लिंक कराया ताकि आपको 2 बार मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, इसी तरह से इक्वेटोरियल वाला रिजल्ट भी लिख दीजिए जरा। इक्वेटोरियल वाला रिजल्ट एक जनरल रिजल्ट लिखिए और फिर ये वाला रिजल्ट लिखिए। ठीक है, इक्वेटोरियल वाला रिजल्ट लिखिए। फिनिश कर दो ये नोट कर लिए। magnetic field due to the magnetic dipole magnetic substance on equatorial position। मान लीजिए हमने मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, ये नॉर्थ पोल ले लिया, ये साउथ पोल ले लिया और ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हमें यहाँ फील्ड निकालनी है। इसकी वजह से जो फील्ड होगी प्लस की वजह से कहाँ होगी, इधर होगी बी प्लस, इसकी वजह से जो फील्ड होगी कहाँ होगी, इधर होगी बी माइनस। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर जाएगा। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। डायपोल मोमेंट क्या होगा, माइनस टू प्लस कैपिटल एम। डायपोल मोमेंट जो होगा माइनस टू प्लस होगा और ये जो रिजल्टेंट फील्ड जाएगी वो जाएगी इसके अपोजिट। इसका जनरल रिजल्ट ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस आपकी ट्वाइस एल है। जनरल रिजल्ट क्या होता था बताना जरा। मैग्नेटिक ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन जनरल पॉइंट म्यू नॉट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या था, ए पी ऊपर आर नहीं होता है, ऊपर क्यों नहीं होता, आर होता है, आर नहीं होता है इसमें आर नहीं होता है, इसमें होता आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होता है, ऊपर आर नहीं होता। अब कुछ सोचो ना, प्लस होता है यहाँ पे, यहाँ प्लस होता है, सही है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है kp अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर dx प्लस होता है, बिल्कुल सही है, इसको बोला था प्लस, सही है प्लस होता है। ठीक है, अब इस रिजल्ट को अगर हम लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी होगी। अब इसका अगर जब स्मॉल के लिए लिखना है तो kp अपॉन r क्यों आएगा, चेक करो, r इज ग्रेटर देन l करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, स्मॉल डायपोल की फील्ड आएगी। तो सेम फील्ड यहां पे लिखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम जनरल लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट, बोलिए जरा आप लोग लिखवाइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और e की जगह क्या आएगा m r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/5। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, और अगर स्मॉल डायपोल के लिए निकालना है तो r इज ग्रेटर देन l ले लेंगे, स्मॉल डायपोल के लिए तो v कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। ओके, ये रिजल्ट वो जनरल वाला रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जरूर याद रखिए, क्योंकि उससे क्या फायदा रहेगा, आपको यहाँ के रिजल्ट भी आसानी से मिलेंगे। और ये रिजल्ट कब लगाना है, ये कब लगाना है पता होना चाहिए। जैसे मान लो सपोज करिए r उसने दे दिया 5 सेंटीमीटर और l दे दिया उसने 1 सेंटीमीटर, तो ये वाला रिजल्ट लगेगा। उसने कह दिया r दे दिया इसने 2 मीटर और l दे दिया इसको 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला लगेगा। ठीक है, ये कब पता होगा ना आप कैसे लगाना। ठीक है,
बता दो इसको। अब इस पे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आपने जो रिंग की मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ी हुई है ना, डायपोल की भी फील्ड पढ़ ली। डन। इसका एक जनरल रिजल्ट भी नोट कर लीजिए। जनरल रिजल्ट का मतलब जैसे ये मैग्नेट है, ये यहाँ पे साउथ नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, प्लस पोल नॉर्थ होता है, और हमें मान लो मैग्नेट डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी ये, और हमें यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यहाँ से थीटा एंगल पर, इस पॉइंट पर एक जनरल। तो याद करो इस रिजल्ट को मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए लिखवाया था, बताना जरा ई थीटा आर क्या लिखवाया था, ये अपॉन अंडर ऑफ ई cos phi लिखवाया था। ये रिजल्ट आप यहाँ पे सिमिलर लिख सकते हो। देखिए जरा क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, m अपॉन r क्यूब अंडर ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चेक कर लो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी। देखो इसके वजह से फील्ड होगी आपकी इधर होगी, एक ई पैरेलल होगा और एक ई परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इधर ही तो जाएगा। बोलो ना यार, वही तो कॉन्सेप्ट आएगा। ये एंगल अल्फा माना था, याद करो अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा, याद करो ये लिखवाया था ना। तो सेम रिजल्ट है, इसलिए आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये रेस कर लो ऊपर का। बता दो रेस कर दो ऊपर, ये रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कंसीडर 2 बार मैग्नेट, कंसीडर 2 बार मैग्नेट, 2 बार मैग्नेट हमने मान लिए। एक बार मैग्नेट ये है, एक बार मैग्नेट हमने ये मान लिया, और ये बार मैग्नेट 1 है, ये बार मैग्नेट 2 है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4m है। कितना है? 4m, और ये स्मॉल है, और इनका जो मिड पॉइंट है, इनकी डिस्टेंस क्या है, d है, ठीक है। और ये क्या है आपका p जो है उनका मिड पॉइंट है, क्या ये मिड पॉइंट ऑफ these two, ओके। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बता दी विद एंगल, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p। दो बार मैग्नेट है और दोनों स्मॉल बार मैग्नेट है, क्या है, स्मॉल बार मैग्नेट है। गेटिंग? इसके सेंटर से सेंटर के ज्वाइन करने के बीच का एक पॉइंट है P, इनकी डिस्टेंस दी दे रखी है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है विद एंगल फ्रॉम x एक्सिस। फाइंड आउट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड E वेक्टर एंड its angle थीटा फ्रॉम x एक्सिस। इसको x एक्सिस मान लेते हैं, मतलब ये एक तरह से ऑरिजिन मान लीजिए, एक तरह से ये y एक्सिस मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P बताइए एंड इट्स एंगल फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बनाना है, बताइए तो जल्दी करिए, विद इन 2 मिनट। स्मॉल डायपोल, दोनों क्या है, स्मॉल डायपोल।
हो गया, ये आ गया, कितना आ गया, जल्दी खेती है जैसे वेक्टर है, दिमाग नहीं लगा तो क्या ऐसे कैसे जोड़ दिया दोनों, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों कैसे कैसे जोड़ दिया, हमारे नींद में हो गया, थोड़ा आलस भी लग रही है, क्या बात है, थकी सी लग रही है, बताओ पटेल, जल्दी बताओ उसका, बताओ चेकरा, ऐसी बताओ, इसका इन दोनों की डिस्टेंस दी है और इसका मिड पॉइंट निकालना है, ये डी बाई टू नहीं हो गई, ये डी बाई टू नहीं हो गई, ये बोला ही नहीं मिड पॉइंट हो, नहीं कौन बोले, इसने लड़ाई तो नहीं क्या, मिड पॉइंट कितनी बार बोला, दूसरी कह रही है तो पढ़ाया ही नहीं आपने, वो भी पढ़ाया है, ये नहीं पढ़ाया, वो भी पढ़ाया है, कम सुनाई देने लगा, इसने बताइए आरती, मनोज बताओ, तुमने ऐसे कैसे जोड़ दिया, करो तुम क्यों हाथ मार, तो एक शब्द भी नहीं लिख रही, तुम ना कुछ कर रही हो, बैठी इंतजार में, जल्दी सॉल्यूशन क्या फट से उसको नोट कर लो, क्या ही नहीं कर रही है, क्या दोनों फील्ड एक दूसरे के राइट एंगल पर होंगी, बिल्कुल, बस हो गया, दोनों फील्ड एक दूसरे के राइट एंगल पर होगी, इसकी अगर ये अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर मान लेते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर मान लेते हैं, डायरेक्शन हमें दिखाना चाहिए था, हमने नहीं दिखाया था, उसके लिए हम समझना है, डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का ये मान लिया, ठीक है, मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये साउथ है, ये नॉर्थ है, वो दिखाना चाहिए था, ओके, अब आप करके तो मैग्नीट्यूड तो दिखा सकते थे, अच्छा आ गया, जल्दी करिए, तो ये देखिए जो फील्ड आएगी इसकी जो फील्ड आएगी, ये वाली प्लस वाले की फील्ड इधर आएगी, क्या इधर आएगी, B1 इधर आएगी, इसकी फील्ड कहाँ आएगी, इसकी फील्ड इधर आएगी, इसके परपेंडिकुलर, इसके एंटी पैरेलल होगी, इधर आएगी, B2 इधर आएगी, क्या अरे आएगी कि नहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये एंगल हम कुछ मान लेते हैं थीटा, क्योंकि एक्सिस के साथ एंगल पूछा गया है, तो B1 की वैल्यू क्या होगी, बताओ, B1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, B0 अपॉन 4 पाई m twice m अपॉन d by 2 का होल क्यूब, बोलो ना यार, आई कैप, समझ आया, B2 वेक्टर कितना हो जाएगा, B0 अपॉन 4 पाई 4m अपॉन d by 2 का होल क्यूब, ये डायरेक्शन माइनस j कैप, बोलो ना यार, आएगा, व्हाट माय पॉइंट, तो अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, दैट विल द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इससे, ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
m अपॉन d क्यूब इंटू 8 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा आपका ट्वाइस i प्लस 4 माइनस j, बोलो ना यार आएगा इतना, तुमने ऐसे कैसे लिख दिया था? क्यों उसे वो हो जाएगा तुम्हारा, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। वेक्टर अगर आपको पता है कि वेक्टर होगी तो समझ में तो आना चाहिए कि अच्छा पोल नहीं बनाई जब तो मेरे ऊपर डाल दी, अगर पोल ना भी बनाया होगा तभी तुम ऐड नहीं तो अपने हिसाब से मान लेती कोई डायरेक्शन, क्यों है तो कितना हो गया ये म्यू नॉट मैग्नेटिक 4 पाई 8 m अपॉन d क्यूब और अंडर रूट ऑफ कितना हुआ 4 प्लस 16, बोलो ना यार, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इसको सिंपलीफाई कर लो तो और इजी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एंगल चाहिए तो एंगल निकालने के लिए ये एंगल ट्रायंगल बना लो, तो परपेंडिकुलर तो tan थीटा बराबर क्या आएगा b2/v1 ना आएगा, b2 ये है v1 ये है, कितना आएगा कट तो जाएगा लेकिन कुछ आएगा भी तो b2/v1 यानी 4 आएगा और यहाँ से 2 आएगा और बाकी सब पड़ जाएगा, तो 2 आएगा, क्या आएगा तो tan थीटा बराबर कितना आएगा tan इनवर्स 2। अरे गेटिंग माय पॉइंट, इस तरीके से आएगा। एक और लॉ होता है टेंजेंट लॉ, नोट डाउन, टेंजेंट लॉ क्या होता है उसको समझते हैं, अब तो कर ही लोगे ना। क्लियर है सभी को? तो पूछना नहीं जी, हटा दूं? तेज कर दूं? 1/2 आ रहा है, अच्छा 4/2 कैसे हो गया? आप देखो ना कैसे हो गया, इसको इससे डिवाइड करो जरा, 4/2 ना हो तो कुछ और हो जाए। क्लियर है? इसमें हमने उसको बहका दिया, वो बह गया, हटा दो इसको। तो जरा देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है बच्चों, जैसे उससे कहते हैं रिंग ले ली और यहाँ पर एक वो ले लिया बार मैग्नेट ले लिया, ऐसा बार मैग्नेट ले लिया ये, क्योंकि इसमें करंट आई पास हो रही है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमने ले लिया एम ले लिया। अरे बोलो, अब ये करंट जो अगर देखा जाए रिंग में यहाँ से आपसे पूछ सकता है इनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, ये सेंटर से डिस्टेंस मान लो डी है, कितना है डी है। बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, क्या क्वेश्चन देगा, एक सिंगल टर्म है इसकी रेडियस आर है, क्या है रेडियस आर है, तो ये मैग्नेट डायपोल में कैपिटल एम दिया हुआ है, इसके सेंटर से डिस्टेंस दी दे रखी है। करंट की क्या वैल्यू होगी इसमें पूछ सकता है, करंट की क्या वैल्यू होगी और क्या डायरेक्शन होगी ताकि इनके मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्या हो, इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है। आर यू गेटिंग? तो करिए व्हाट शुड बी द, और ये याद रखना है कि d को बड़ा मानना है, d ग्रेटर देन r मानना है, d ग्रेटर देन r मानना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस कॉइल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस कॉइल, पानी पी लो, अगर पानी पी सही है वो चीनी तो थोड़ा ठंडा पानी डाल लो तो सही हो जाएगा। यार आज चाय नहीं आई है, चलिए मैं एक काम करो बेटा, इसलिए ना चलिए वो अपनी वाली चाय बनवा लो ना।
सामने से मत, उधर से ऊपर से जाना, ऊपर से चलो। जंप करके चलेगा। ठीक है, तो बताइए जरा व्हाट्स द वैल्यू ऑफ करंट आई so that the magnetic field at its midpoint is 0. d distance है, d distance कितना है, d है। और करंट की डायरेक्शन भी बताना क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आर के टर्म में ले लेते, चलो आपका कहना मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ऐसा कुछ मान लेते हैं √3 मान लेते हैं, √3 आर मान लेते हैं। ठीक है, √3 ज्यादा मानना है ना, तो थोड़ा ज्यादा मानना पड़ेगा ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, आर को से ज्यादा, डी को ज्यादा मानना है, उससे काफी ज्यादा। इस काम कर लेते हैं, इसको हम 5 आर मान लेते हैं, 5 आर मान लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी सा हो जाएगा। अगर √5 आर मान ले तो कैसा रहेगा, √5 आर 8 आर मान लीजिए, 8 आर से थोड़ा सही हो जाएगा, 8 आर मान लीजिए। नेगलेक्ट तो करनी पड़ेगा वैसे भी, डी के टर्म में भी चलता, डी के टर्म में भी चलता, बट पता नहीं क्यों वो करेगा, वो आर एक ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा, उसको डी रखो तो ज्यादा अच्छा है, डी रखो, डी रखो, वो अपने आप निगलेक्टिव रहेगा ना, डी रखो। करिए, आइडिया लगाइए, क्वेश्चन कैसे करना होगा, क्या करना होगा। अगर ये ध्यान दो, अगर ये करंट क्लॉकवाइज होगी यहाँ इसके पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो क्लॉकवाइज अगर है मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ऐसे कभी तो हो नहीं पाएगा, यानी करंट हमारे इसके रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो इसकी फील्ड कहां होगी, इधर, बी कॉइल आगे बेटा, और ये क्या होगा, बी मैग्नेट इधर होगी, बी मैग्नेट, बी कॉइल और बी मैग्नेट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तभी तो बैलेंस हो पाएगा, हो पाएगा कि नहीं, बोलिए। तो लिख लीजिए, बी कॉइल और बी मैग्नेट एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो करंट इसमें क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो फील्ड बाहर आएगी। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए आंसर, आंसर निकालिए कितना है, आया लिया भाई, M/5 इतना इजी आ रहा है, बढ़िया बन गया, नहीं है बेटा, क्या बोला है, कौन बोला, डी बड़ा है ना, इसका मैं डी की वैल्यू ज्यादा है आर से, इसका कॉइल का रिजल्ट क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो आर स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, मतलब डी स्क्वायर की पावर 3/2, बोलो ये वाली किसके बराबर हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस m अपॉन d/2 का होल क्यों ना, ना d/2 लिखना पड़ेगा। अरे आर यू अंडरस्टैंड, तो सिंपलीफाई कर लो, आई आ जाएगा इससे। अच्छा क्वेश्चन बना, बोलिए, सिंपलीफाई तो हो ही जाएगा। एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है बता मुझे, m/, I बराबर m/πr² ना, इसका मतलब ये हुआ, इसका जो मैग्नेट डायपोल मोमेंट होगा वही इसका मैग्नेट डायपोल मोमेंट हो जाए, ये बात सुनेंगे नहीं, और होना भी चाहिए, यानी मैग्नेट, इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, मैग्नेट डायपोल मोमेंट ऑफ कॉइल शुड बी इक्वल टू द मैग्नेट, देखो आई टू ए करो ना, मैग्नेट डायपोल मोमेंट ऑफ कॉइल हुआ, आवाज नहीं आई, यस सर, वो वही मैग्नेट के डायपोल मोमेंट के बराबर हो जाए, तो ऐसा हो जाएगा।
तो अगर डायरेक्ट आप एक्सप्रेशन याद रख सकते हो कि अगर कभी भी एक कॉइल दे रखा हो, मैग्नेट दिया हो और फील्ड इक्वल अपोजिट करना है तो मैग्नेट डाइपोल मोमेंट दोनों के सेम होंगे तभी फील्ड की होगी। ये रिजल्ट के रूप में भी याद रख सकते हो। हटा दूं इस अब राइट डाउन टेंजेंट लो। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इसी पर काम करता है। टेंजेंट लो। हाँ अभी आपको मूविंग कॉइल कैलकुलेटर का भी बताना था, टॉर्क का उसमें बताया था ना। हटा दो इसको, इरेज कर दो ना। अरे कोई डाउट है क्या? हमारी बुढ़ी मुस्कान कुछ कह रही है, बताओ क्या है? अभी मिटाया नहीं, बताओ तो जल्दी से, बाद में फिर निशान करोगे। हाँ तो डी की होता है, डी को हाँ तो डी भी आएगा ना, होल स्क्वायर आएगा। सॉरी यहाँ 3/2 तो होता है, यहाँ क्यू होता है ना, सॉरी वहाँ क्यू होता है। अब सही है, एक मिनट यहाँ बिल्कुल सही है, वो तो d/2 आर क्यू होता है ना वहाँ। राइट ऑन टेंजेंट लॉ। व्हाट इज टेंजेंट लॉ? क्या होता है टेंजेंट लॉ को समझिए बच्चों। टेंजेंट लॉ क्या है? बातचीत नहीं। देखिए जब दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दे रखी हो और हम उसके बीच में कंपास रख दें, क्या रख दें? तो हमेशा याद रखना कंपास उनकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं रुकेगा। कंपास का जो निडल है उनके रिजल्टेंट मैग्नेटिक, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये B1 है और एक मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये B2 है, तो बोलो B1 को हम लोग BH कहेंगे और इसको क्या बोलेंगे? B वर्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टिकल। और कंपास यहाँ रख दिया अगर हमने, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कहाँ होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगी ना रिजल्टेंट। तो कंपास जो रुकेगा, जो कंपास रुकता है कहाँ रुकेगा? ऐसे रुकेगा, एक ही डायरेक्शन में रुकेगा। कंपास का जो नॉर्थ होगा वो इधर होगा, बोलो ना। तो इससे काम होता है। अब देखिए जो ये एंगल मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर b का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, यानी b cos थीटा इज इक्वल टू bh आएगा। अरे बोलो ना यार। और b sin थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? bb आएगा। इसको b1 बोल देते हैं, इसको b2 बोल देते हैं। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, इसको 1 इसको मान लेते हैं, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो b2 इज इक्वल टू क्या आएगा? b1 tan थीटा आएगा। दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लॉ। दिस इज कॉल्ड टू tan थीटा है, इसलिए टेंजेंट लॉ बोलते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो होता है इसी पर काम करता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो होता है ना वो इसी पर काम होता है। बोलिए ना, आवाज नहीं आई। यस सर। तो टेंजेंट लॉ का आइडिया लग गया क्या होता है? बोलिए। टेंजेंट लॉ क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की। किसकी बात करते हैं? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है? चलिए देखिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ये टेंजेंट लॉ पर काम करता है। किसका काम करता है? टेंजेंट लॉ पर काम करता है। लेट लो कि देखिए गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर
it works on it is a galvanometer which works on tangent law। यानी याद रखना ये जो बी होती है वो एक्सटर्नल फील्ड होती है, ये कौन सी, ये सोर्स की फील्ड होती है, क्या होती है सोर्स की, और ये क्या है एक्सटर्नल फील्ड होती है, क्या होती है V1 एक्सटर्नल फील्ड है और V2 सोर्स की फील्ड है। सोर्स कोई हो सकता है, सोर्स आपका बार मैग्नेट हो सकता है, सोर्स आपका कॉइल हो सकती है, करंट कैरिंग कॉइल हो सकती है, और ये जो V1 है वो जनरली अर्थ की फील्ड है, क्या लेते हैं जनरली अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड ले जा रहा है। ओके, और हॉरिजॉन्टल V1 इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड, कंपोनेंट ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड। अभी हम अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे, ठीक है। हटा दें इसको, इस तरह से काम करता है ये। इसका कोई ऐसा डिवाइस होता है, एक प्लेन होता है, इस प्लेन में एक करंट कैरिंग कॉइल होती है, इस प्लेन में यहाँ पे कंपास रखा जाता है, यहाँ पे कंपास रखा जाता है, ऐसा समझिए, मैं कैसे बताऊं आपको, ऐसे समझिए, ये स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, ये इस तरह से स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, ये एक प्लेन है, ये कोई है, और इसमें उसके ऊपर एक कॉइल माउंटेड की जाती है। जैसे मान लीजिए ये है, ये प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये कोई इसी स्टैंड के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, और यहाँ पे कंपास रख दिया, कंपास हॉरिजॉन्टल रखा जाता है, देखिए ध्यान दो, कंपास हॉरिजॉन्टल रखा जाता है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक कॉइल जो है करंट कैरिंग कॉइल जो है इसके ऊपर माउंट कर देते हैं ऐसे, जैसे ये प्लेन हो गया, इसके ऊपर हमने करंट कैरिंग कॉइल ऐसे माउंटेड कर दिया और कंपास इसके सेंटर पर रख दिया। अर्थ की फील्ड तो होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अर्थ की फील्ड होगी BH, और अब देखो अगर ये आपने कंपास अगर ऐसे रखा है, ये अगर ये हॉरिजॉन्टल फील्ड पर रखा हुआ है और ये आपका कॉइल ऐसे रखी हुई है, आई बात समझ में, तो कॉइल और इसकी हर अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड अगर ऐसे देखो ना, BH आपका इधर होगा ना हॉरिजॉन्टल, अभी अलग नहीं बता रहे हैं, अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड इधर इसी प्लेन में होगी ना, अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड ये BH हो गई, और कॉइल की जो सेंटर में जो फील्ड होगी वो कहां होगी, इधर होगी, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होगी, BH ये हो गई, ये कॉइल की फील्ड होगी, B कॉइल हो गई, अरे हो गई कि नहीं। तो जो कंपास होगा ना, कंपास की जो नीडल होगा वो इस डायरेक्शन में रुकेगी कि नहीं रुकेगी, कंपास की जो नीडल है, कंपास की जो नीडल है वो इस डायरेक्शन में रुकेगी, कैसे होना 3D हो जाएगी, अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड हो गई, और हमने कॉइल को इसके ऊपर माउंटेड किया, ऐसे माउंटेड किया, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो कॉइल इधर होगी या उधर होगी, तो BH के परपेंडिकुलर होगी ना B, तो इसको मैग्नेट, ये जो हमारा बार में ये जो हमारा कॉइल, ये जो हमारा इसके ऊपर कंपास है, कंपास की जो डायरेक्शन होगी वो कंपास की नीडल कहाँ रुकेगी, मैग्नेटिक फील्ड की रिजल्टेंट डायरेक्शन रुकेगी नहीं रुकेगी, और इसको हम क्या मानते हैं, इसको एंगल मान लेते हैं थीटा, इसको थीटा मानते हैं, क्योंकि यहाँ से B1 से एंगल मानते हैं रिजल्टेंट में फील्ड का। तो आप यहाँ पे देखो ना, तो B कॉइल इक्वल टू B2 को B कॉइल बोलेंगे, B कॉइल इक्वल टू BH tan थीटा आएगा कि नहीं आएगा, और B कॉइल क्या होगा, अगर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो n टर्न्स वाली कॉइल है, तो म्यू नॉट NI अपॉन ट्वाइस आ रहेगा, कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी B कॉइल, म्यू नॉट NI अपॉन ट्वाइस आ रहेगा, तो कितना होगा BH tan थीटा, और थीटा अगर स्मॉल है तो इसको थीटा मान सकते हैं, थीटा अगर स्मॉल एंगल है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है, तो tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो I बराबर क्या होगा B2BHR अपॉन म्यू नॉट N इनटू थीटा, बोलो ना, तो I प्रोपोर्शनल टू थीटा आगे भी नहीं आएंगे, मतलब अगर करंट बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फील्ड का एंगल चेंज हो जाएगा, तो I प्रोपोर्शनल टू एंगल डिफ्लेक्शन आ गया, तो ये इस पर काम करता है टेंजेंटल, जिस हिसाब से करंट होगी उसी हिसाब से कॉइल का ये मैं कंपास का डिफ्लेक्शन होगा, तो कंपास के डिफ्लेक्शन से हम करंट निकाल सकते हैं, और ये जो है ये पूरा ये कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है, ये कौन सा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होगा, तो I इक्वल टू क्या होगा C थीटा, क्या हो गया समझ गए ना भैया, उसी तरह से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ ये कंपास नीडल हो गया, बोलो ना यार,
तो टेंजेंट कैलकुलेटर इसका काम करता है। ये जो मैंने बनाया ये स्टैंड है एक तरह से। अब अगर आप ये उसमें डायग्राम अगर आप देखो एनसीईआरटी वगैरह तो उसमें अच्छे से डायग्राम दिख जाएगा। टेंजेंट कैलकुलेटर बट मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। कोई भी एक्सटर्नल कॉइल को अगर ऐसे माउंटेड किया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ताकि अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड और उसकी खुद की फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, क्या हो, तो जो कंपास होता है वो नेट फील्ड की डायरेक्शन रुकेगा। अगर करंट बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन फिर चेंज हो जाएगा, नेट फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे डिफ्लेक्शन चेंज होगा तो करंट हम उस हिसाब से निकाल सकते हैं। अगर हमें थीटा पता चल जाए डिफ्लेक्शन और ये सब पता है, ये अर्थ की फील्ड पता होती है, रेडियस ऑफ ये जो हमें कॉइल इसकी रेडियस भी पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, तो करंट नहीं निकल जाएगी। कंपास का डिफ्लेक्शन एंगल पता नहीं चल जाएगा इतने डिग्री का कंपास डिफ्लेक्ट हो चुकी है, तो हम लोग एक्सटर्नल कॉइल में करंट निकाल सकते हैं। क्योंकि tan थीटा को थीटा इसलिए माना गया है स्मॉल एंगल के लिए, स्मॉल करंट के लिए स्मॉल डिफ्लेक्शन होगा ना, तो थीटा स्मॉल है तो tan थीटा को थीटा ले सकते हैं। तो बोलो इसमें दिखाएगा n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। n क्या है, मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ, भले ही आपको उसमें नहीं दिख रहा है लेकिन ये पूछे जाते हैं। तो टेंजेंट कैलकुलेटर क्या है, वो कैलकुलेटर जो टेंजेंट लॉ पर वर्क करता है। और टेंजेंट लॉ क्या है, v2 बराबर v1 tan थीटा, इसको टेंजेंट लॉ, यानी v1 v2 दो क्रॉस फील्ड है, क्या है, क्रॉस फील्ड, और जो थीटा है वो नेट फील्ड का एंगल है जो कंपास शो करता है, उसी का यूज है ये टेंजेंट कैलकुलेटर। और यार ना इसमें अगर थीटा बाई आई लिख दिया तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को करंट सेंसिटिविटी ऑफ टेंजेंट कैलकुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, दैट इज करंट सेंसिटिविटी ऑफ टेंजेंट कैलकुलेटर। क्या, ओके। और अगर मैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट वो बोले लूं, क्या बोलता हूँ इसको, अगर मैं वोल्टेज ले लेता हूँ, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट सेंसिटिविटी पर यूनिट रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाएगी, क्या रहेगी, करंट सेंसिटिविटी पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, कौन सा, टेंजेंट कॉइल का, उसका तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाएगी, क्या रहेगी। अब कुछ सोचा ना, इसको क्या लिख दिया आपने, थीटा बाई आई लिखा और ये आर हो गया एस बी, तो आई जो आर क्या वोल्टेज हो गया ना, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई। अरे नहीं हो गई क्या, करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी फर्क समझ आया, मतलब करंट सेंसिटिविटी को डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर देंगे कॉइल के तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी, या कह सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। इज इट क्लियर, हां ये रेज कर दूंगा, अरे बोलिए आवाज नहीं आ रही। अब बात करते हैं और एक लॉ होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो भी यहीं पे बता देते हैं। वहां पर मैंने बताया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस पर काम करता है, जब भी कोई भी कॉइल में करंट पास करोगे और करंट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी तो टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा, कोई भी अगर लूप पर अगर मैग्नेटिक टॉर्क लगना है तो आपको पता है मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल एन बताया था NIA, तो जब भी कोई भी करंट कैरिंग लूप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसमें टॉर्क लगता है और ये इसी पर बेस्ड होता है। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल galvanometer, it is the galvanometer which is based on magnetic torque, it is the galvanometer which is based on magnetic torque, magnetic torque पर बेस्ड होता है। कैसे होता है मैग्नेटिक टॉर्क, दो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट एक ही होता है, दो नहीं होते,
बट उसके पोल लेते हैं, नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। ये अगर देखा जाए तो पीछे इसका ऐसे होता है इस तरीके, मतलब अंदर साइड होता है ऐसा कुछ, ये सिलेंडर ऐसा होगा, ऐसे मान लीजिए ऐसे, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये यहाँ सामने फेस कर रहा है और पीछे जाके ऐसे जुड़ा होता है। और शू टाइप का ही है, बट पीछे से आया ऐसे और ऐसे सामने फेस कर रहा है। और ये स्फेरिकल होता है ये, ताकि वो रेडियल फील्ड दे, क्या दे, रेडियल फील्ड बोले तो मतलब ऐसे मान सकते हो, ये इस तरह का सामने से ये फेस करेगा, पीछे से खड़ा हुआ है, सामने से ये दोनों देखते हैं, बट ये अंदर तक भी गया है। अगर सामने से अगर तो इसका व्यू देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये हमने सॉफ्ट आयरन कोर ले ली, क्या ले ली, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर ले लिया, तो ऐसे डाल दिया इसके अंदर, इसके ऊपर कॉइल ब्रेक कर दी, क्या कर दी, कॉइल, कॉइल ऐसे ब्रेक की जाती है, ऐसे नहीं, कॉइल ऐसे ब्रेक करते हैं ताकि जो टॉर्क लगे वो मैक्सिमम टॉर्क लगे, ऐसे कॉइल ब्रेक। ये सिलेंडर अंदर तक गया है सिलेंडर, इसके सामने से ऐसे ब्रेक किए जाते हैं ऐसे, समझ गया ना, ताकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास हो, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है, राइट एंगल पर होगी, क्या होगी, मैक्सिमम, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से फील्ड निकलती है, साउथ पोल की तरफ इंटर करती है दोनों, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब 90 डिग्री पर हमेशा टॉर्क मैक्सिमम लगे, टॉर्क मैक्सिमम लगता है हमेशा, तो टॉर्क मैक्सिमम लगेंगे, ये थीटा होगा, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्या रहेगा 90, ताकि वो मैक्सिमम टॉर्क लगे। टॉर्क की वैल्यू आपने पढ़ी हुई, टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b होता है ना, m क्रॉस b, तो ये हो जाएगा NIAB sin 90, sin 90 मतलब मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, NIAB, मैक्सिमम टॉर्क लगे, क्या लगे, तो थीटा को 90 रहे, इसलिए b रेडियल होती है, क्या होती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, ताकि b और a हमेशा राइट एंगल पर हो। तभी तो कॉइल को ऐसे ब्रेक किया गया, कॉइल को ऐसे ब्रेक किया गया ताकि इससे जो फील्ड जाए वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर, इसके एरिया के परपेंडिकुलर, एक टर्न का एरिया क्या है, एक एन टर्न एन एन नहीं होगा, और इसके साथ क्या किया जाता है, यहाँ पर एक सामने से देखोगे तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इसमें ये हमने कॉपर बाइंडिंग कर दी, यहाँ से करंट पास कर रहे हैं आई, यहाँ से करंट ले रहे हैं, और इसके साथ एक स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग के साथ लगाते हैं, स्प्रिंग के साथ एक पॉइंटर लगा होता है, क्या पॉइंटर, और यहाँ पे स्केल होता है, क्या होता है, स्केल, स्केल जो ये जीरो रीडिंग करेगा, यहाँ पे ऐसे होगा 1, तो यहाँ ऐसे होगा 2, ऐसे होगा यहाँ पे -1, यहाँ होगा आपका -1 में लिखा है, दूसरी साइड नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, माइनस है तो 1 ही रहेगा ना, ये 2 हो जाएगा, बोलो ये ऐसे भी डिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। अब देखो ये स्प्रिंग क्यों कनेक्ट के रहती है, अगर आप सपोज स्प्रिंग नहीं लगाओगे इसमें, तो अगर जैसे करंट हो गई तो एक बार जो डिफ्लेक्शन हो गई तो यही हो गया, और जब करंट स्विच ऑफ करोगे ना तो वापस अपनी पॉइंट पे नहीं आ पाएगा। आपने देखो दरवाजे में आजकल दरवाजे ऐसे आते हैं, इसको बंद करो, ऐसे खोलो तो खुल गया, छोड़ दोगे तो अपने आप बंद भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि स्प्रिंग का क्या काम है, स्प्रिंग का काम क्या है, जैसे आपने करंट पास करी तो करंट की वजह से मैग्नेटिक टॉर्क लगा, ये घूमा, स्प्रिंग का जो टॉर्क है उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन जैसी करंट स्विच ऑफ होगी वो स्प्रिंग क्या करेगी, उसको काउंटर अपने अपनी पोजीशन पे ले आएगा, और हमेशा जब इक्विलिब्रियम रहेगा तो स्प्रिंग का जो टॉर्क है और वो करंट की वजह से मैग्नेटिक टॉर्क है वो बैलेंस रहेगा, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे जब तक करंट रहेगी सर्किट में वो एक पर्टिकुलर एंगल पे मेंटेन रहेगा, लेकिन जैसे करंट जीरो कर दोगे, हटा दोगे, स्विच ऑफ कर दोगे, तो फिर से वो स्प्रिंग उसको जीरो रीडिंग पे लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपने करंट आई पास करोगे जो टॉर्क है, और आपको पता है कि टॉर्क जो होता है वो सी थीटा के बराबर होता है, सी को बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, NIAB sin 90 तो 1 हो चुका है, कितना हो गया c into थीटा,
यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा आई बराबर क्या हो जाएगा सी अपॉन एन आई एन ए बी इंटू थीटा, बोलिए ना। तो आई बराबर सी अपॉन एन आई ए बी थीटा आ गया। तो C अपॉन NAB क्या हो गया पता चल गया आपको? ये क्या हो गया करंट सेंसिटिविटी, ये क्या होगी रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी हो गया ना, ये डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया ये C अपॉन NAB गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, जिसको हम लोग टॉर्सनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो I बराबर C थीटा होता है ना, नहीं C थीटा, C तो ये है ना, C ये है C थीटा, C को टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन C टॉर्सनल कांस्टेंट है, लेकिन ये पूरा टॉर्सनल कांस्टेंट नहीं है, ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। C लिख लेना टॉर्सनल कांस्टेंट है, लेकिन C अपॉन NAB गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। रिमेंबर दिस, लिख लीजिए साथ में, भूलना ना। C is torsional constant and theta is angle of deflection, और C upon NAB क्या है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और NAB by C क्या है करंट सेंसिटिविटी। लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन आते हैं इस पर ये टॉर्क जो होता है वो सी थीटा में होता है, थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो, सी को टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। ये डाल दूंगी अभी नहीं। जल्दी स्लो लिखते हैं। तुम लोग लिख के बैठे हैं, तुम लोग लिख के आराम से हो गया। तो C क्या है बच्चों टॉर्सनल कांस्टेंट, C क्या है और C अपॉन NAB क्या है और NAB बाई C क्या है वोल्टेज सेंसिटिविटी अपने आप आ जाएगी अगर रेजिस्टेंस पता होगा। तो ये टेंजेंट कैलकुलेटर सॉरी ये मूविंग कैलकुलेटर इस तरह से काम करेगा। और इसके हमने क्वेश्चंस कराए थे एम्पियर कैसे बनाते हैं, इसको एमीटर कैसे बनाते हैं, इसको वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं, ये हमने आपको इसके क्वेश्चंस कराए थे। हटा दो इसको। अब राइट डाउन नेक्स्ट नोट कर लीजिए ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर या ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर हटा दो इसको। ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर ये क्या है, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर क्या होता है, जब भी किसी भी मैग्नेट को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप सस्पेंड करोगे तो हमेशा वो एक फिक्स डायरेक्शन में जाकर रुकेगा। अगर मैं एक मैग्नेट ले लूं, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर का कांसेप्ट क्या है जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं फ्रीली सस्पेंडेड एक मैग्नेट ले लूं और उसको एक वायर से हैंग कर दिया और इसको हमने ऐसे रखा और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मान लो तो ये है क्या है BH है, क्या है अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड क्या है BH है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा कैपिटल M इधर ही होगा। अगर मैंने इसको ऐसे रखा हो हल्का सा डिफ्लेक्ट कर दिया ऐसे
झट से ऐसे आएगा, जब ऐसे आएगा तो इसकी वेलोसिटी आ चुकी होगी, फिर इधर चला जाएगा, फिर ऐसे आएगा तो ये ऑसिलेशन करेगा, क्या करेगा? ये कहां से क्या है? तुम मैग्नेट हो, मान लीजिए ये मैग्नेट है और तुमको ये बीच से पकड़ा और ऐसे हॉरिजॉन्टल से लटका दिया एक धागे से, और की हॉरिजॉन्टल फील्ड ये पीएच, फिर मैंने इसने क्या किया, आपकी टांग पकड़ के ऐसे खींच दिया, उसको ऐसे छोड़ दिया, तो तुम ऐसे ऐसे कर रही हो। क्यों? टॉर्क लग रहा है ना, देखो टॉर्क क्यों लग रहा है, जरा ध्यान देना। टॉर्क इसलिए लगेगा जब ऐसे हो जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव पोल होगा, पॉजिटिव फोर्स में एम स्मॉल एम इनटू बी फील्ड फोर्स इधर लगेगा, और इसमें नेगेटिव पोल में फोर्स कहां लगेगा, स्मॉल एम इनटू बी इधर लगेगा, तो टॉर्क नहीं देगा इसके, वो एक ही सेंस में टॉर्क नहीं आएगा। अरे ये डायपोल में बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग डायपोल को किसी एंगल पर रखते हैं तो टॉर्क नहीं लगता, E क्रॉस E। वही तो चीजें बता रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट डायपोल मैग्नेट होता है वो उसी तरह बार मैग्नेट की तरह काम करता है, वही बार मैग्नेट काम करेगा, जैसे एक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम होता है डायपोल में, वही सेम का लॉ है। तो मैग्नेटो ऑसिलेटर होता क्या है, एक कांच के चैम्बर के अंदर एक उसका वैसा वो सिस्टम होता है, इसमें डायग्राम बना सकता है, ये वाला, इसको वाइब्रेशन और ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर बोलते हैं। ऐसा होता है कांच के चैम्बर के अंदर ये सब चीजें होती हैं इस तरह से, बट इसके इसके ये डायग्राम कोई थोड़ी पूछने वाला है, आप ये लॉ पर जाइए कि लॉ क्या किस तरह से काम करता है, कि एक्सटर्नल फील्ड में कोई भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो हमेशा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यही होगी, इसकी तो खुद की फील्ड जो होगी वो इसी डायरेक्शन होगी, इसी डायरेक्शन रुकेगा। लेकिन अगर आप इसको इसी एंगल पे छोड़ दोगे तो इसमें टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा? और टॉर्क कितना लगेगा इसमें? टॉर्क जो हो जाएगा वो एम बी, और स्मॉल एंगल से डिफलेक्ट किया तो माइनस में आएगा, एम बी थीटा ही होगा ना, टॉर्क इक्वल टू होता है एम बी sin थीटा, होता है कि नहीं? और माइनस ही लगाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है, क्या होता है? आई क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट, आई क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा आई अल्फा को क्या लिख सकते हैं, d2 थीटा अपॉन bd स्क्वायर इक्वल टू माइनस के md इनटू थीटा। अब ये कंडीशन किसकी आ गई, चेक करो, कंडीशन किसकी आई, बोलो जरा, mb बाई आई इक्वल टू थीटा, किसकी कंडीशन हो गई, बोलिए? एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम कहां से आया? मुझे लगा लीनियर बोल रहा है कोई, अच्छा तुमने एंगुलर बोला था, मुझे लगा लीनियर, साफ बोला करो ना। अच्छा ठीक है, तो ये एंगुलर एसएचएम की कंडीशन आ गई, किसकी? तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, एमबी अपॉन आई, क्या लिख लीजिए, ओमेगा स्क्वायर हो गया एमबी अपॉन आई, कितना हो गया इसका टाइम पीरियड, कितना होगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई आई अपॉन एमबी, ये इसका टाइम पीरियड हो गया मैग्नेटो ऑसिलेटर का, किसका? यानी मैग्नेटो ऑसिलेटर इस टाइप में काम करेगा, तो मैग्नेटो ऑसिलेटर जो होता है वो इस तरह से काम करेगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। आप लिख तो रहे नहीं हो, सोच क्या रहे हो? ये तो पुरानी चीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली चीजें हैं। इलेक्ट्रिक भी नहीं, मैग्नेटिक भी। हाँ, वो केस क्यों लिया जा रहा है, जब ऑसिलेशन कराना है तो उसको उसकी फील्ड में स्टेबल पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है ना कि अनस्टेबल पोजीशन से। ऐसे करोगे तो वो बड़ा एंगल हो जाएगा, तो ऑसिलेशन थोड़ी होगा, तो वो तो एसएचएम की कंडीशन ही नहीं आएगी ना, वो तो घूम के फिर ऐसे आ जाएगा। तो भी एसएचएम कराना तो थीटा स्मॉल लिया जाता है, बताया तो था, एसएचएम वगैरह सब भूल गए। जब भी एसएचएम करा तो फिर आपने ये वाला केस कैसे ले लिया, मुझे पता।
अगर तुम उसको अपोजिट भी कर दे रहे हो तो एसएचएम होएगा ही नहीं ना वो। होगा क्या तो बाद में देख लेना, अभी तो मैं ऑसिलेशन की बात हो रही है, ये ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑसिलेशन के लिए एसएचएम करने के लिए एंगल स्मॉल लेते हैं, दैट्स ऑल। जानबूझ के तुम उसकी को बढ़ा रही हो फालतू में, ऐसे सिंपल। ऑसिलेशन के लिए स्मॉल एंगल लिया जाता है और उसको 90 180 में तुम घुमा दे रही हो, 180 घुमाओगे तो मैग्नेट घूम घूम कर ऐसे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यस सर। देखो ये सब चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सब जरूरी भी है एग्जाम को, और ये चीजें पिछले उससे लिंक कर रही है सारी। अब आप तो सोचो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता, कल मैंने ये रिजल्ट बताया भी था, तो टाइम पीरियड क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल 2 पाई I अपॉन P होता कि नहीं होता, कल मैंने बताया भी था आपको। वो तो अच्छा है कि मैं साथ में डेरिवेशन भी साथ में करवा रहा हूँ, जरूरत नहीं थी डेरिवेशन में, डायरेक्ट भी बोल सकता था। तो मैग्नेटो ऑसिलेटर क्या है, ऐसा ऑसिलेटर जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मैग्नेट को सस्पेंड करा जाएगा तो और थीटा के से रिफ्लेक्ट तो वो ऑसिलेट करेगा, उसका टाइम पीरियड इससे निकाला जाता है। उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखिए, ठीक है बता दूं। आपको सुनना है आया इरेज कर दूं, इस पे क्वेश्चन ज्यादा देख लीजिए कैसे आएंगे। देखो मान लेते हैं एक हमने ये बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया, मैग्नेट मूवमेंट m है और हॉरिजॉन्टल फील्ड में सस्पेंड किया, हॉरिजॉन्टल फील्ड आपकी कितनी b है, हॉरिजॉन्टल फील्ड b है, बार मैग्नेट को हमने फ्रीली सस्पेंड किया, इसका टाइम पीरियड कितना है t नॉट है, कितना है। अब मैंने क्या किया, इस बार मैग्नेट को क्या किया, कट कर दिया, क्या कर दिया, और कट करके दो पार्ट में हमने इसको, और दोनों पार्ट को हमने ऐसे कर दिया, दोनों पार्ट को हमने ऐसी तरह से बना दिया, ठीक है। इसको कट कर दिया, कट करके का हमने ऐसे जोड़ दिया इसको, और ये इसका ये पॉजिटिव साइड इधर है, पॉजिटिव साइड इसका भी पॉजिटिव इधर है, इसका भी पॉजिटिव, इसको कट करके हमने ऐसे कर दिया और उसी फील्ड में रख दिया। इसका टाइम पीरियड बताना कितना हो इन टर्म्स ऑफ टी नॉट। क्वेश्चन ये कट करने का लॉ मैंने बताया था, कट करने में कैपिटल एम कैसे चेंज होता है ये सब बता रखा है। ओके इसको मैग्नेट को कट किया बीच से और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, और इसका टाइम पीरियड पूछ रहा हूँ कितना होगा ये आप बताइए। ऐसे कट करके इसके ऊपर हमने जोड़ दिया, ठीक है। सर 2 पाई रूट ऑफ I बाय 2m ई नॉट की टर्म बताइए, थोड़ा हवा में मत लेना, आई चेंज हो जाएगा, नीम में ऊपर आई वाई आई भी चेंज हो जाएगा। मजाक में समझ रखते हैं, पढ़ाई को पता नहीं क्या, 2 पाई आई वाई एम आई चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सिस्टम, या आई 2i हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, आप कर लीजिए। यस सर देखो इस क्वेश्चन को कौन भी पूछा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने, और यार में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब आपका क्वेश्चन नहीं तो पढ़ा नहीं था, अब पढ़ा तो रहा हूँ, ये सब चीजें बता रहा हूँ, और एग्जाम के टाइम में भूल जाओगे। अच्छा इसका अगर आई है तो इसका आई कितना हो जाएगा बता सकता है कोई? अगर इस पूरे का आई अगर ये है न्यूटन वजह से आई है, तो इसका आधे का आई कितना होगा, आई आधे का आई कितना होगा, हाफ पीस का आई कितना होगा, थोड़ा थोड़ा आई करेक्ट नहीं है, बोले नहीं करेक्ट, हाँ सही, आज दिमाग खराब है क्या?
आई कितना हो जाएगा, अब एम स्क्वायर आई के टर्म में बता ना, नया आई कितना होगा आई के टर्म में, ओरिजिनल का मोमेंटम जैसे आई है मान लो आई बाई 4, वो ऐसा बताना। देखो कैसे करते जरा देखिए, ओरिजिनल का लिखेंगे इसका मास m मान लेते हैं, तो आई के कितना होगा m l स्क्वायर बाई 12। अब इसका आई डैश लिखेंगे तो मास कितना होगा m बाई 2 और l बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 12 ना, तो ये हो जाएगा m बाई 2 l स्क्वायर बाई 4 और 1 बाई 12, तो कितना हो जाएगा आई बाई 8 आएगा क्या। तो जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बोलो ना यार, कट करने के बाद हर एक आई बाई 8 हो जाएगा, अरे बोलिए ना यार, इंटरेस्टिंग। पहले समझो तो, पहले इसको क्लियर है, आवाज ही नहीं है। तो इसका अब आई टाइम पीरियड लिखना है, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, नेट मैग्नेटिक इसका मोमेंट क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक हो जाएगा 2 टाइम्स m बाई 2, यानी m ही रहेगा, तो बोलो ना यार, नेट मैग्नेटिक m रहेगा, ये समझ आया नहीं। और इसका ये आई जो रहेगा, आई नेट जो रहेगी, आई नेट आई इफेक्टिव जो रहेगा वो कितना होगा, आई बाई 4 नहीं होगा, आई बाई 4 इंटू आई बाई 8 इंटू 2, तो भाई आई बाई 8 तो 2 आई बाई 8 नहीं होगा, कितना होगा ये इफेक्टिव आई बाई 4 होगा इफेक्टिव। तो टाइम पीरियड निकालना, t इक्वल टू 2 पाई आई डैश आई इफेक्टिव अपॉन m इफेक्टिव इनटू b, ये तो वही रहेगा, कितना होगा 2 पाई आई इफेक्टिव कितना आई बाई 4 और ये m कितना है m है और b है, और ये कितना हो गया, तो ये कितना 1 बाई, यानी आंसर कितना आ जाएगा t नॉट बाई 2, आंसर कितना आएगा। इंटरेस्टिंग, बोलिए ना, अच्छा क्वेश्चन मिला आपको। क्या करूं, पूजा करूं, 2 आई बोला था उसने, अगर मान लो उसने बता दिया तुक्के से तो क्या वो सही थी, क्या ही वो उसके दिमाग में कैलकुलेशन था, अगर उसने जल्दी यही बोला था तो क्या उसने ऐसी अंदाजे ऐसी बोल दिया, उसके दिमाग में कैलकुलेशन था क्या माइंड में, मां मुझे बता, क्या तू ये समझती है उसने ये सब कैलकुलेशन माइंड में कर लिया होगा, तू जानती है इस तरह का, मैं तो उसको माइंड में जानता हूँ, अगर उसने अगर आई नॉट टी नॉट बाई 2 बोल दिया तो क्या मैं उसको शाबाशी कर दूं, कभी भी कोई बच्चा डायरेक्ट नहीं आंसर बता सकता इसका, मैं तक तो बता नहीं सकता वो क्या चीज है, तो मेरे यही तो उसने बताया था। अगर आपने बाय द वे कोई आंसर बोल दे और बाय द वे वो सही हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसने जो चीजें करी ये सारी चीज उसने दिमाग आई तो बताना मुश्किल था। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो मुझे झूठी तारीफ करना नहीं आता कि मैं झूठी मैं उसके बोलूं कि नहीं बहुत अच्छे शाबाश, मुझे पता है कि उसके दिमाग में ये सब कैलकुलेशन था ही नहीं, तो मैं क्यों उसकी तारीफ करूं और तुम क्यों उसका सपोर्ट कर रही हो। आंसर जो भी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन का आंसर बच्चा तुरंत बोल दे थोड़ी विद इन 1 मिनट, तो मैं उसको वो क्वेश्चन आंसर को मैं नहीं मान सकता, वो तुक्का मान सकता हूँ, सिंपल सी बात। अगर मैं इसका डायरेक्ट क्या आंसर मैं डायरेक्ट मैं भी नहीं बता सकता, अरे बोलिए तुम बता सकती थी डायरेक्ट आंसर अगर तुम्हें पता होता, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो तुम बता सकती थी, और ये क्वेश्चन बिल्कुल नया फ्रेश क्वेश्चन, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन, ये फ्रेश क्वेश्चन है। और √2 का करके कुछ ऐसा बोला था उसने, √2 या 2 मल्टीप्लाई आई नॉट बाई 2 तो नहीं बोला था, टी नॉट बाई 2, बात वैसे की नहीं है, तुरंत आप बोल रहे उसको कि सर यही तो इसने बोला था, लेकिन मुझे पता है ये कैलकुलेशन उसके दिमाग में थी ही नहीं, ये चीजें ये मैं बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन किसके दिमाग में था, ये इसने के दिमाग में था, ये चीजें इसने कर रखा है, क्यों ये इस तरह की चीजें थी, आई चेंज होगा ये वाली दिमाग में नहीं थी तुम्हारे,
हाँ वही मैंने बोला ना, आई की बात दिमाग में नहीं होगी। एक क्वेश्चन और दूं, तो रियल क्लास है ना, ये रियल क्लास में जैसे रहती है वैसी करेंगे ना। अरे नाराज क्या वाला, टीचर नाराज नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ ये यूट्यूब पे चला जाएगा। ओके हटा दो इसको, उसके ऊपर मत कर, इरेज कर दो। वो है अब एक क्वेश्चन और भी अच्छा देने जा रहा हूँ, मस्त। ओके ये लोमड़ी है, ये जंगली लोमड़ी हमला करती, बहुत तेज करती है, ठीक है हमला करेगी है। मैं जानता हूँ उसका, मैंने स्टाइल कई बार देखा ना। हटा दो इसको। ओके अब जरा एक क्वेश्चन जरा देखिए। ये एक सिस्टम दिया है, एक दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड m है और एक मैग्नेट और है, इसका मैग्नेट है आपका 4m है। ओके और इसका जो नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, इसका भी नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, और ऐसे आपस में चिपका के बांध दिए गए। ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो है वो t1 है इस अरेंजमेंट का। अब इसी अरेंजमेंट को मैंने क्या किया है, और दोनों का शेप आइडेंटिकल है। शेप क्या है, आइडेंटिकल है, यानी मूवमेंट इससे सेम होगा। क्या होगा, शेप आइडेंटिकल है, मैग्नेटिक मूवमेंट डिफरेंट है। क्या है ये लिख देना। और दूसरे केस में क्या किया, इसी बार मैग्नेट को मैंने ऐसे किया कि यहाँ पे इसका नॉर्थ कर दिया, यहाँ पे साउथ कर दिया, ये नॉर्थ और साउथ रहा, इसका मैग्नीट्यूड m है, इसका मैग्नीट्यूड 4m है। बोलना यार, बोथ मैग्नेट्स आर आइडेंटिकल ऑन डायमेंशन, इज इट क्लियर। उसको बंद कर देना। तो दो मैग्नेट्स हैं ऐसे एक दूसरे के साथ बांध दिए गए। अब ये आंसर बताएंगे, ये तो इसने बताया था, ऐसे मत करना। ये तो आंसर मुझे भी नहीं पता, मैं अभी क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, फिर अभी मुझे पता नहीं है मैं किसमें क्वेश्चन में क्या देने जा रहा हूँ, अभी वो मेरे अंदर ही है। ये मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसका 4m है, और ये दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम है। इसमें दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, अलग नहीं, अपोजिट। बोलो ना। ओके आइडेंटिकल डायमेंशन वाइज सेम है, यानी आई दोनों का सेम होगा। इसका टाइम पीरियड कितना है, t2 है, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कराया जा रहा है। इसका टाइम पीरियड t1 है, इसका टाइम पीरियड t2 है। तो आपको बताना है इसमें इफ t1 by t2 का रेशियो दे रखा है 2:5, यानी 4:5, 4:3 दे रखा है, सॉरी t1 by t2 का रेशियो कितना दिया है, 4:3। तो आपको कैपिटल M की वैल्यू बतानी चाहिए। कैपिटल M की वैल्यू मत बताइए। चलिए ये हमने दे दिया, इसके मैग्नेटिक मोमेंट को m1 मान लेते हैं, इसको m1 मान लेते हैं, इसको हम 4m2 मान लेते हैं, इसको m1 कह दीजिए, इसको 4m2, ताकि मैं m1 में m2 का रेशियो पूछना चाह रहा हूं। m की जगह m1 m2 कर लीजिए। अरे वो लेना है, अरे भाई m1 इसको 4m2 कर लो ना। तो आपको m1 by m2 की वैल्यू बतानी क्या होगी, रेशियो मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशियो बताना। क्वेश्चन समझ आ गया, आवाज नहीं आई।
both the magnetic side dimensional by same. आप खुद सोचो ना, दिमाग खुद का लगे ना, मैं क्यों बताऊं? अरे रेशियो नेगेटिव भी आ सकता है। अब एक काम तो दिस माइनस दिस करो ना, बड़े को छोटे से करो, m1 by m2 का रेशियो निकालने में क्या दिक्कत है? पहले mm था तो उसमें रेशियो नेगेटिव आ सकता था, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आएगा। m1 m2 का रेशियो पूछा जा रहा है। तभी तो उसको 4m से m2 कर दिया, 4m2। चला गया, बताओ आंसर, मात्र लिख देते हैं। अभी तो कैलकुलेशन आपने कुछ किया ही नहीं, कैसे आंसर आ गया? बगैर कैलकुलेशन कैसे आंसर कर लेते हो, ये समझ लीजिए। थोड़ा ज्यादा मुझे भी सिखा दो हैं, ताकि मैं भी बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लिया करूं। बता दो आंसर एक बार, फिर ये सपोर्ट करिए। 12/7। देखो भाई, इन्होंने आंसर 12/7 बताया, m1 by m2 का रेशियो देखते हैं। तो सही निकल गया तो आज से मैं इसका आदर करने लग रहा हूँ, बहुत ज्यादा सम्मान करने लग रहा हूँ। ये बच्ची इतनी टैलेंटेड है, डायरेक्ट आंसर बगैर पेन सॉल्व करिए आंसर बताती है। क्यों लोमड़ी लो उल्टी जाल खतरनाक काम होता है। फॉक्स है, फॉक्स क्यों फॉक्स, वाइट फॉक्स लगा पक्का कौन है? 7 आ रहा है, 100/7। चलो 7 तक तो करीब पहुंच गई। वाह, बताओ आज कितना? 98 28/25। बताइए क्वेश्चन अच्छा बनाया कि नहीं बनाया? अब बोलिए, चलिए कर देते हैं। देखो सबसे पहले तो इसका t1 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई i ट्वाइस i अपॉन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा m1 प्लस 4m2 क्यों भाई, और t2 बराबर क्या आएगा 2 पाई ट्वाइस i m1, या माइनस कर लो यार इसको, m1 माइनस 4m2 कर लो ना यार, कोई बात नहीं, मॉड ले लो अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि ये नेगेटिव हो रहा है। बट हमें m1 m2 की वैल्यू नहीं दी तो नेगेटिव होने का सवाल बनते ही नहीं। ओके, तो अब जरा एक काम करो, t1/t2 का रेशियो निकालो, कितना है 4/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 माइनस 4m2 अपॉन m1 प्लस 4m2, अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, ऐसा आएगा। अब ये जब आ गया इसमें क्या करेंगे, 16/9 इज इक्वल टू कितना होगा, a m1 m2 को कॉमन ले लो ऊपर से, कितना होगा m1 अपॉन m2 माइनस 4 अपॉन कितना आएगा, m2 को नीचे भी कॉमन ले लो, तो m1 अपॉन m2 प्लस 4, बोलो इससे कट जाएगा ये, तो बोलिए इससे जब ये कट जाएगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16/9 m1/m2 16/9 m1/m2 प्लस कितना हो जाएगा ये 16/9 m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना होगा, या 16 से मल्टीप्लाई करो ना, ये 16 m1/m2 माइनस प्लस के कितना आएगा, प्लस के क्या आएगा 64 ना, तो बोलो ये आएगा 9 m1/m2 माइनस 36 ना, इसमें इधर ले आओ, इधर कितना हो गया, 16 में से 9 गए कितने 7 m1/m2 इक्वल टू, अब माइनस में जा रहा है, कोई बात नहीं यार, क्वेश्चन मैं बनाया है, मैं क्वेश्चन सोच के नहीं रखता, हाँ तो अच्छी बात, तो नेगेटिव मॉड ले लेते हैं, उससे क्या दिक्कत है, मॉड ले लेते हैं। या अगर मुझे ऐसा लग रहा था तो आप 4m2 माइनस m1 लेंगे तो फिर मॉड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे खुद सोचो ना, 4m2 तो m1 से ज्यादा ही होना चाहिए ना,
तो अगर 4m1 m2 minus m1 लिखते तो आंसर है, बिकॉज़ विदाउट मॉड लिया है। अरे बेटा हमने जो क्वेश्चन बनाया है उसने 4m1 m2 लिखा है, तो हमें बोलना पड़ेगा ना ये m2 की वैल्यू 4m1 की, m2 की वैल्यू m1 से ज्यादा है, ये बोलना पड़ेगा, इसमें m1 m2 के बारे में बताना पड़ेगा, m1 ग्रेटर देन m2 ऐसा कुछ। तो हमने ये सब दिया नहीं ना, बट कोई बात नहीं, माइनस का तो मॉड ले लो, कॉन्सेप्ट तो समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं है? अब उस पे जाएगी, कितना आ रहा है ये 36 100 हो रहा है, 100 हो रहा है माइनस 100, तो m1 by m2 बराबर कितना हो गया, मॉड ले लीजिए 100 by 7। हाँ तो इसका मतलब 4m2 minus m1 ही करना पड़ेगा, क्यों, उसमें नेगेटिव नहीं आ रहा है ना, वो ही सही है, वो मैंने पहले बोला था। यहाँ पे मॉड लेना पड़ेगा या 4m2 minus m1 उसमें भी नेगेटिव आ रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बन गया हो। तो कोई बात नहीं, तरीका समझ आया सबको? नहीं एग्जाम में आएगा तो 4 और कुछ नहीं आएगा, m1 m2 आएगा, अब करके देख लो आंसर आ जाएगा, तब अब ये लफड़ी खत्म हो जाएगा माइनस उसकी, अगर 4 हटा दो ना तो m1 m2 की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब करके देख लेते, अब चेक करके देखो जाए, अगर m1 m2 नहीं है इसको वो मत करिए, 4 टाइम मत करिए, जरा देखिए कितना होगा, अब ये चेक करो m1 minus m2 ये क्या होगा, m1 plus m2 इक्वल टू कितना होगा 16 by 9। अब चेक करो, अब आंसर प्लस में नहीं आ जाता, आएगा प्लस, अब बोलो अब आंसर 100% प्लस में आएगा, नहीं प्लस में नहीं आएगा, पता है क्यों, ऊपर वाले में क्या हो रहा है, ऊपर वाले में शायद माइनस हो गया ना, और चेक करो जरा, हो सकता है आ जाए माइनस, क्योंकि रेशियो जो है 60:5 देखा ना, उल्टा आएगा, गलत आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। रीजन इसलिए आएगा कि जो रेशियो हमने 4:3 दे रखा है ना, उल्टा करना पड़ेगा, क्यों, मैग्नेटिक मोमेंट के इनवर्स होता है ना ये, तो अगर इसको 3:3/4 कर दूं तो उसका कोई आंसर प्लस में आएगा, उसका भी आंसर प्लस में आएगा। यस, इसको अगर हम लोग 9/16 कर ले ना, और इसको 3:3/4 कर ले, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा और इनका भी आंसर पॉजिटिव आएगा। वो टाइम पीरियड के, आपको पता है टाइम पीरियड के पॉजिटिव क्वोशंट m होता है, तो m जुड़ रहा है एक में, m घट रहा है, तो m बढ़ाओगे तो उल्टा इफेक्ट आएगा, इसलिए वो ऐसा होगा। और समझ आ गया? तो आंसर ये भी सही नहीं माना जाएगा, वो भी सही नहीं माना जाएगा, आंसर आपको देखा जाए तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा। आप ऐसा लिखिए, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब आप खुद सोचो, जब सब्ट्रैक्ट करो तो ऊपर वाला रेशियो कम होना चाहिए, नहीं नीचे वाला रेशियो ज्यादा होना चाहिए, तो ऐड हो रहा है, तो अभी इसलिए उल्टा होना चाहिए, टाइम पीरियड उसका कम होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।